अस्सलाम वॉइस जो ममनून आ रहा कि 51 एपिसोड आ चुकी है, तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं किसकी तरफ। लेट्स स्टार्ट। रात वो सो तो गया, पर फजर से लेके अब तक इसने सिर्फ यहाँ से निकलने के बारे में ही सोचा। जमील के लोग एक बार फिर सुबह सवेरे से ज़बरदस्ती पकड़े बाहर लाए तो नाश्ते की रंग बिरंगी लवाजमात से एक बार फिर टेबल सजी थी, मगर इस पर जमील बादब होकर बड़ी कुर्सी के साथ यूं खड़ा था जैसे किसी का मुंतजर अलबत्ता साहिर की फाड़ खाती चटती निकाब के बदले जमील बदस्तूर मस्ती हबासत से भरपूर मुस्कुराहट बदले में साहिर की सिमत उछाल रहा था। क्या फ़ारसी में कहूँ कि मुझे तुम लोगों का दिया खाना नहीं खाना। साहिर ने आज साथी जमील को पूरे तब नज़रों में लिए रात का जुमला दोबारा पावर करवाया, मगर इसकी जिद और नागवारियत का जवाब जमील के बजाय फरजाम साहिर ने दिया, जो इसी वक्त रौनत और मसूम मुस्कुराहट का संग सिगार की कश लगाता आया था। खा लो, कुछ ऐसा ना हो मेरे कीमती आदमी का बैठे बैठे नुकसान हो जाए। फरजाम की टूटी फूटी इंग्लिस्तानी टोन मगर उर्दू जुबान आखिर सुलगाने वाली, जबकि आंखें सामने वाले को सिर तब पैर झुलसाने वाली थी। हाँ, तुम्हारा आदमी कहाँ से हूँ? साहिर उसकी मनूसियत पर फहमी पर बिगड़ा तो फरजाम को बुलंद शैतानियत से हिस क्या कहा, हाल में गुजर अभी तुम मेरे साथी नहीं हो, लेकिन रन करीब बन जाओगे। तुम्हारी गलती माफ़ कर दूंगा इस शर्त पर कि तुम मेरे वफादार साथी बन जाओ। उसकी पेशकश पर पहले तो साहिर जहरीला हंसा, फिर इसी हकारत से इसने उठकर दोनों हाथ मेज की सतह पर मारी कि तमाम मशरूबात के बर्तन छलक गए। सोचकर तुमने मुझे ये पेशकश की है मैं तुम्हारा साथी बनाऊँ? क्या जोक मारने का आलमी दिन है? तुम्हारा साथी बनने से बेहतर है मैं अपनी मामूली गलती को बड़ा गुनाह बनाने के लिए तुम्हारा कत्ल कर दूँ। साहिर ने उसकी नज़्म मुस्कुराहट के बदले पूरी नफरत से जवाब दिया, जबकि फरजाम हंसता हुआ अपनी जगह से उठा। मैं तुम पर शुरू होती इंक्वायरी खत्म करवा दूंगा। ये जो और पाक एयरलाइन वाले जितने लाख शायद तुम्हें सैलरी देते हैं मैं इन्हें करोड़ों में बदल दूंगा। कहोगे तो अपनी प्यारी बेटी भी तुम्हें दूंगा, बस मेरे साथ हाथ मिला लो। साहिर के करीब खड़ा होता सौदाबाजी से बाज ना आया, जबकि जोए वाली डील पर जमील ने जिस तरह ताप से मुठियाँ कसी वो साहिर की ज़ेर शातिर आंखों से महफी ना था। इस इंक्वायरी खत्म करने के लिए मुझे तुम जैसे लुच्चे लफंगे की सिफारिश नहीं चाहिए, बल्कि एक बार मेरी वहाँ हाजिरी ही काफ़ी है। रही बात लाख को करोड़ में बदलने की, तो तुम्हारा है क्या जो बांट रहे हो? तुम्हारे पास तो अपनी पतलून भी नहीं, ये सोनाल वर्दा की दौलत है जिस पर अय्याशी कर रहे हो। जो तुम्हारे पास अपना 1 रुपया भी नहीं, तो किसी का ईमान खरीदने की जरूरत मत करना और संभाल कर अपनी बेटी रखो, हाथ तो ज़ाया ना हो जाए। सब सच्चाई कोड़ों की तरह इसने फरजाम पर बरसाई, हत्ता कि जमील भी इन इंकशाफात पर सफ़ेद पड़ा और फरजाम ने लपक कर साहिर का करीब एयरलाइन वालों को, अगर मैं तुम्हारी गद्दारी का झूठा फरेब दे दूँ, तुम जाते हो साहिर जिब्रान में एक सीक्रेट एयरलाइन है, मेरी बात ना माने पर तुम्हें ऐसे जलील करवाऊंगा कि सारी जिंदगी इन बदेसी जेलों में सड़ते रह जाओगे। तुम ये भी जानते हो कि गद्दारी की क्या सज़ा है। मैं तुम्हारा इनकी किसी दुश्मन कंपनी से लाख साबित करवा दूंगा, तो तुम इनकी इन्फॉर्मेशन बेचते रहे हो और ये फरजाम साहिर के दाएं हाथ का काम है। पर साहिर की मजामत करते हाथ में, क्योंकि आदमी घटियापन की तमाम हदें अबूर कर चुका। साहिर ने अपने आप को खौफजदा ना दिखाने की भरपूर कोशिश की, पर वो आदमी इससे भी खतरनाक था। इसका साहिर को अच्छे से इल्म था। डर गए साहिर, हाँ हाँ मैं चीज़ ही ऐसी हूँ, अच्छे से सोच लो 2-3 दिन मेरा साथ या फिर उम्र भर की बर्बादी। फरजाम ने उसकी चुप को उसकी कमजोरी के दानते झटके से गिरबान छोड़ते धमकाया, मगर साहिर ने हुनहार नजर उसकी हबीस मुस्कुराहट पर जमाई। कभी नहीं होगा ऐसा। साहिर ने उसको साफ इनकार थमाया। टिल योर नो टर्न्स इनटू अ यस यू विल रिमेन माय बिलव्ड प्रेसिडेंट, एंजॉय योर ब्रेकफास्ट। इस ताज़िया मुस्कुराहट के संग साहिर के तन मन में शरारे दौड़ाता वो जमील को इशारा करता वहां से चला गया, जबकि साहिर को बस न चला। इस आदमी की जाकर गर्दन दबोच कर इसी जगह दफन कर डाटा। इसकी 2 बजे तक बैंक का आमद होने पर हटक और सोहान पहले ही सोहान के वेयर हाउस में उसके मुंतजिर थे। सोहान ने अपने तमाम लोगों को फरजाम साहिब के बंगले की निगरानी पर लगा दिया, जबकि हटक भी आज के आर्डर का मुंतजिर था। लाला सिक्योरिटी बहुत टाइट है, बंगले की पड़की और पासवर्ड लॉक नस्ब है। मेन कॉरिडोर के एंट्रेंस पर हमें किसी तरह साहिर भाई की मेन लोकेशन ढूंढनी होगी। गाड़ी के बोनट पर नक्शा फैलाकर परवेज हटक ने सोहान और आइस दोनों को बताया, तो सब एक साथ मुतफक्कर हुए। ने भी रिपोर्ट थाने पहुंचाई, फिर वहां से जब तक फारूक को आईसी से वीडियो कॉल पर लिया। इस वक्त इस तबल में मौजूद था। इतने बड़े बंगले में हम कैसे हान की लोकेशन ढूंढ सकते हैं हटक भाई? पर हमने वीडियो कॉल के थ्रू इस ख्याल को सिर से मुस्तरद किया तो आइस ने भी तायद की, सही कह रहा है मोहिब, इस तरह हम खुद बन सकते हैं। हमें डायरेक्ट हमला करना होगा या फिर फरजाम साहिब का कोई खास आदमी पकड़ना होगा जिसके थ्रू हम बंगले में घुसने में कामयाब हो। इसे बगला धमका कर उसकी मौत को फरजाम तक धमकी साल करके तमाम सूरत हाल पर आइस की तजवीज़ तीनों को एक सी क्लिक की। तो इस पर भी परेशानी ये थी कि फरजाम का ऐसा आदमी कहाँ से मिलेगा। तो सब अपने किसी खास आदमी के लिए इतना टची तो नहीं हो सकता था कि उसके बदले अपना कैदी सामने वाले के हाथ में ला धरता। ऐसे आदमी को जानता हूँ आइस लाला, मोहिब की आवाज़ ने तीनों को मतवजा किया। कौन है? तीनों ने बैग बैग पूछा। फरजाम साहिब का बेटा सगा लेकिन नाजायज़ रोनी। ये बात मेरे और हान के अलावा कोई नहीं जानता, लेकिन ये लड़का फरजाम की अय्याशियों का ना सिर्फ नतीजा है बल्कि वह उसको छुप कर हिफाजत भी देता है कि उसके इसने बाद में अपनी महबूबा से शादी भी की। अगर हमारे यहाँ रोने लगता है तो हम इसे इस्तेमाल करके फरजाम को उंगलियों पर नचा सकते हैं। रोनी के बारे में जौहन भी जानता था और ये बात उसी ने मुझे और साहिर को बताई थी। बज़ाहिर फरजाम इससे मिलता नहीं है, ना इसे अपना नाम दिया, लेकिन उसके हराजात पढ़ाई तम वही देखता है। मुहिब की तलाने को है, तीनों की आंखों में चमक पड़ती। वाह, ये हुई ना मुहिब बलोच बात। रोनी को काबू करना मेरा काम है। अपने नाजायज़ मगर सगे बेटे के लिए वो ज़रूर तड़प रखता होगा। क्या उम्र है रोनी की, अता पता बताओ।
इसने मज़ीद तफ़सील जाननी चाहिए। 16 साल का है, उसकी माँ थाईलैंड की मशहूर मॉडल रईस ख़ानदान की इकलौती चश्मे चिराग सोनाल वर्दा थी। काफ़ी साल दोनों का अफेयर रहा। फिर रोनी की पैदाइश के बाद दोनों ने शादी की और वो भी छुप कर, मगर एक हादसे में ना सिर्फ वो मरी बल्कि अपनी तमाम तो जायदाद फरजाम के नाम करके इस शर्त पर कि वो रोनी की देखभाल करके उसे उसके घर वालों से बचाए जो रईसों के नाम पर दरअसल सौदागर थे। उसके पास तो टका भी नहीं था, काफ़ी तंगदस्त ख़ानदान था उसका। ये तो पहली बीवी से कुछ माल हथाया और फिर वर्दा की मौत के बाद उसकी किस्मत चमकी। इस बारे ज़ोया और फरजाम की मरी बीवी भी नहीं जानती थी। वो गलैम नामी स्कूल में पढ़ता है, तुम इसे ढूंढ लोगे बआसानी। हमने वहाँ ना होकर भी उनकी काफ़ी मदद की, जिस पर तीनों मशकूर थे। मुहिब ने उनको बेस्ट विशेस दी और कॉल काटी। जबकि आए सब इस रोनी को दबोचने के प्लान में था। मैं रोनी को पकड़ता हूँ तो दोनों अपने अपने लोगों को एक्टिव रखना। आज ही हमें साहिर को बाजियाब करवाना है। आज ने दोनों को ताकीद की और खुद अपनी गानों और एक आदमी साथ लिए रवाना हो गया। कॉलेज के बाद वो दोनों लंच करने गई, फिर थोड़ी शॉपिंग की और ईमानी से ड्रॉप करने फार्म हाउस आई तो गाड़ी ड्राइवर अंदर फार्म हाउस की पोस्ट तक ले आया। ईमानी गाड़ी से बाहर निकलते ही फिर से मुँह बना लेती। इशबा को प्यार से पकड़ कर गले लगाया। ऐसा मुँह बनाकर मत जाना अशबू। ईमान को उसकी फ़िक्र थी जो बहुत उकताई मालूम हो रही थी। अनान वहीं हार्न की आवाज़ पर है तो उसका गला खंगार कर अपनी मौजूदगी की खबर देने पर दोनों फौरी मतवज्जा होकर पलटी। अशफा ने गुस्से से अनान को देखा, जबकि ईमान ने थोड़ी स्पॉट नज़रों से बाई ईमान अपना ख्याल रखना और फिक्र मत कर, भैया जल्दी आ जाएंगे। जानबूझकर वो अनान की मौजूदगी को नज़रअंदाज करती ईमान से मिले। अनान के पास से गुजर कर अंदर बढ़ गई, जबकि इससे पहले ईमान भी जाती। अनान के पुकारने पर रुकी मगर पलट ना सकी। बात करनी है मुझे तुमसे। अनान ने 2 कदम ईमान की तरफ बढ़ाया। इसे पलटना पड़ा। अभी नहीं, अभी मेरे पास हिम्मत नहीं है कि तुम्हें थप्पड़ मार सकूं, ना इतनी ताकत कि तुम्हारा गिरबान पकड़ सकूं। वो नाराज़ नहीं थी, वो तकलीफ़ में थी। वैसी ही तकलीफ़ अनान को भी उसके अल्फाज ने पहुंचाई। तुम जब चाहे मुझे थप्पड़ मार सकती हो, मेरा गिरबान पकड़ कर हिसाब ले सकती हो, लेकिन एक सवाल का जवाब दे दो बस। वो उसकी अजियत के सबब से अक्सर नज़रअंदाज ना करती। रुकी से सुनने को पूछो। बज़ाहिर गुस्सा दिखाया पर खुदा गवाह था। गुस्से में भी ढेरों उदासी का गलबा था। क्या हमारे बीच सब ठीक हो सकता है? ये सवाल करते हुए अनान की आंखों में नदामत सी थी। तुम अपने इश्क और साहिर के बीच सब ठीक करने में जिस दिन कामयाब होगी मैं वापस तुम्हारी दोस्त बन जाऊँगी, लेकिन अभी नहीं। इतना बड़ा दिल नहीं है साहिर, तो कुछ हो भी सकता था अनान। वो सब भूल पाना मेरे पास की बात नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि ईमान तुम्हें बद्दुआएं देती है। नहीं, तुम्हारे आंसू मुझे तोड़ देते हैं। तभी तो इन्हीं की वजह से तुम्हारे लिए अशबा जैसा मरहम सोचा था। मुझसे जुड़ों को वक्त दो संभलने का, मजीद खुद से मुतनफ़र ना करो। आई होप तुम मेरी बेबसी समझ गए। वो अपनी बसात से बढ़कर मेहरबानी अता कर रही थी, जो खुद भी जानता था इस लायक नहीं है। तुम साहिर की बीवी बन जाना, महबूबा बन जाना, गर्लफ्रेंड बन जाना, उसके 10 बच्चों की माँ भी बन जाना, लेकिन दोस्त मेरी ही रहना प्लीज़। उसकी बात पर ना चाहते हुए मुस्कुराई। उसके सर पर हल्की सी चपत रसीद की, जैसे बावलों को मारी जाती है कि वो कुछ होश करें। ये तो वक्त बताएगा। कहीं ऐसा ना हो तुम्हें इश्पा के मिलते ही मुझ दोस्त की ज़रूरत ही ना रहे। वो कंप्लीट पैकेज है। अपनी दोस्त तुम्हें पूरी की पूरी देती है। नाना ज़रा भी अपने पास नहीं रखी, इसी को गनीमत समझो और मुझे सब कुछ मेरे साहिर का ही रहने दो। वो उसकी बात पर बिगड़ा, मैं फिर मार दूंगा उसे। वो संजीदा था, जबकि ईमान ने थप्पड़ मारते मारते अपना हाथ रोका। अब हिम्मत आ गई थप्पड़ की। वैसे उकसाता इस वक्त ईमान को जहर लगा। दिल चाहा गर्दन दबाते मैं मार दूंगी सच में थप्पड़ अगर मजीद कोई बकवास की। वो सच में जान लेने को आई। ठीक है, तुम नहीं बनोगी मेरी दोस्त तो फिर मैं तुमसे साहिर छीन कर अपना दोस्त बना लूंगा। वो उसकी बात पर लम्हा पर सुन रह गई। खबरदार जो तुमने मेरे साहिर पर नजर रखी है अनान के बच्चे। वो उसकी चिड़ और गुस्से पर शरारत से मुस्कुराया। मैं इसे बेस्ट फ्रेंड बनाकर दिखाऊंगा, तुम्हारे सामने लहरा लहरा कर घुमा करेंगे। मैं इसे तुम्हारे पास आने ही नहीं दूंगा। वो तुम्हें इग्नोर किया करेगा मेरी वजह से। हम सैर सपाटों को अकेले निकल जाएंगे और तुम्हें पूछेंगे भी नहीं। अना ने मुकाबला आग के जो शोले दहकाए वो वाकई उसका सर तोड़ने वाली थी, पर न जाने क्या हुआ कि जब उसे समझ आई अनान क्या करने की कोशिश कर रहा है तो मुस्कुराती। वो भी लम्हा भर ठटका। ऐसा हुआ तो खुशी खुशी इग्नोर होने के लिए तैयार रहा करूँगी। ये खूबसूरत वक्त बाकी आएगा। अनान वो उसकी हसरत पर भी तकलीफ के संग उसकी अब तक डूबी आंखों को देखता पुरमलाल हुआ। शायद आई एम सॉरी ईमान, मेरी तुमसे जुड़ी अटैचमेंट कितना बड़ा नुकसान करने चली थी, जिसकी तलाफी में कई बार जान देकर भी ना कर पाता। ऐसी बेबसी जो ईजाद भी नहीं हुई मुझ पर गुजर गई। मैंने बचपन से लेकर जवानी तक अपने आसपास मुस्कुराते तुम्हें देखा, अपना ख्याल रखते, खुद से लड़ते, खुद से फरमाइशें करते, हत्ता कि खुद से ढेरों मान बड़े वादे करते तुम्हें देखा था। मेरी 400 तुम थी, तभी मुझे ये ठोकर लगी। मैं कि देखना भूल गया, मुझे माफ़ कर सकोगी? वो एकदम हिजन में डूबा तो ईमान को लगा दिल कटने लगा है। साहिर वापस आ जाएं तो कर दूंगी, डोंट वरी। वो मजीद बात ना बढ़ाए, इसे मान से बांध कर चली गई। वो इसे ओझल होने तक देखता रहा। फिर वापस पलटा तो आगे खड़ी इश्बा को देखे इससे पहले उसकी तरफ बढ़ता वो हाथ के इशारे से रोक गई। कुछ शराइत होंगी वो सुन ले, अगर तो मंजूर हैं फिर मैं आपके साथ जाने को तैयार हूँ। नहायत सफाकी से वही हुक्म सादर करते हुए नान को जहर लगी। एक ही झटके से कलाई पर गिरफ्त जमाते अपने करीब सरकाया। तुम्हारी शराइत कहीं बाढ़ में, चलो रेडी हो, हमें 1 घंटे तक निकलना है। इस पर बिगड़ते हुए नान इसे अंदर घर की जानब लिए बढ़ा और कमरे में लाकर छोड़ा तो वो कलाई में सलती से गोरी, मगर फिर जब कलाई में दर्द महसूस हुआ तो हाँ हाँ आंखें भीगी। अना ने फ़ौरन उसकी तरफ बढ़ते वही कलाई नरमी से पकड़े चूमी। दोनों की आंखें मिली तो दिल धड़क गए। तंग मत करो मुझे अशफा, तुम्हें हर्ट करके खुद जलता हूँ, भूल नहीं सकती कल का दिन। प्लीज़ समझो वो मैं नहीं था, मेरे अंदर की वहशत थी। मैं नहीं चाहता तुम मुझसे डरो, ये हर्ट करता है मुझे।
उसके छूने पर जैसे सहमी वो अनान को अच्छा नहीं लगा। तो शायद सुने फिर तभी बात मानूंगी, वरना ऐसा दिल पत्थर कर लूँगी। सोच है आपकी। वो ज़रा हौसला करती बोली। तो चारों नाचारा अनान को उसकी शरारत सुननी पड़ी। ओके कहो। उसको पकड़ कर ड्रेसिंग टेबल से लगाए, दोनों बाजू उसके कंधे पर रखे, हाथ उसकी गर्दन के पीछे बांधता बोला, जो पहले तो इस नज़दीकी पर ज़रा बेचैन हुई, वहाँ जाकर आप मुझे तंग नहीं करेंगे। अगर रूम एक हुआ तो सोफे पर सोइएगा शराफत से, और ये जो आप किसी भी लम्हे किसी एहसास के तहत घबरा कर वजाहत देनी तर्क की, ये सोच कर कि वो समझ गया है इससे मुकम्मल गुरेज, क्योंकि ये सब नाराज़ कपल में बिल्कुल सूट नहीं करता। उसकी तमाम शरारत सुनने के बाद कुछ सोचता हुआ पुरस्रार हुआ। नाराज़ तुम हो, मैं नहीं। अपनी तरफ से वो ऐसे किसी परहेज़ के हक़ में नहीं था। अशफा ने नाराज़गी से हाथों को उसके सीने पर रखते दूर करना चाहा, पर पूरी तरह नाकाम हुई। तो आप क्या हैं फिर? वो इसी गुस्से में बोली, मैं तुम्हारा सब कुछ। अनान इब्राहिम के लहजे में अशफा नूर पर मलकियत का गुरूर बोला, तो वो कितने ही लम्हे कुछ बोल न सकी। नहीं है, बता चुकी हो सब हद। वो आंखें चुराकर मचली, मगर इन्हीं दोनों हाथों से उसकी गर्दन जकड़ता हुआ सिजिस पे बाकी से खुद को देखने पर मजबूर कर गया। अशफा के हल्क में दबाव बढ़ा। तुम्हारे कहने से कुछ ख़त्म नहीं होगा, जो है वो रहेगा। मेरे हाथ तो कुछ बुरा नहीं हुआ, इस चीज़ ने मुझे बहुत सुकून दिया है। समझो ना इस बात को अशफा, मेरा पागलपन थम रहा है। मुझे छोड़ रही है, मेरे दिमाग की तकलीफ, दर्द करती रगों में चैन उतर रहा है। तुम सजा दो मुझे, हर सजा के लिए तैयार हूँ। पर वो कहते कहते जैसे उसके होंठों को देखे रुका, जैसे वो दांतों पे देती कुचल रही थी। अशफा ने बेख्तियार नजर हनान की आंखों पर डाली, तो लम्हा भर रवां सांस रुका। पर क्या आपके दिल बहलाने का सामान बनूं? उसकी ख्वाहिश बाम गई, तभी कमज़ोर होने के बजाय मजबूत बनने की कोशिश में सब बिगाड़ गई। अनान का इस बकवास पर हाथ उठते 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 रह गया, लेकिन वो उसकी गर्दन ज़रूर दबाने वाला लगा। मैंने कब डाली है तुम पर ऐसी नज़र कि तुम्हें लगा है मुझे दिल को बहलाने की हसरत है? मैंने सिर्फ इस रिश्ते की एक बेज़रा सी पहल ही तो की है बस, वो भी इसलिए कि मुझे दिल को बहलाना नहीं सुकून देना होता है। उसके नाराज़ होने पर लम्हा भर सहम गई। वो बुरी तरह हर्ट हुआ था इशफा के इस जुमले पर, जो इससे बदहवासी कहलवा बैठी। इसे भी दिल बहलाना ही कहते हैं। वो नाराज़गी से बोली, गोया अपने मौक़िफ़ पर डटी हो। अच्छा, तो फिर तुम भी सब में बराबर की शरीक होती हो, इस बारे क्या ख्याल है? वो उसकी तरफ देखकर हशमगी नज़रों में लिए लताड़ गया कि इशफा कान की लो तक सुर्ख पड़ी। आज झूठे, कितने झूठे हैं आप। फ़ौरन से उसके सीने पर मुक्के रसीद करती हुए उसे मौके पर गलत साबित कर गई, जबकि उसकी सुर्खियों में गुलती रंगत देखते बेहूदी के संग रानने से जो जसारत हो गई, इसमें इशफा करना चाहते हुए भी शरीक होना दोनों को लाजवाब कर गया। अब क्या कहोगी तुम? वो उसकी झुकी हया से बोझल पलकों को तकता छेड़खानी करता इस वक्त जान को आया। वो आंखें चुराती रोने को मचली, आंखें मीचे किसी तरह इससे दूर जाने को बेकरार हुई। झूठा नहीं हूँ, याद रखना, जो कहता हूँ मुंह पर और डंके की चोट पर कहता हूँ। अगर तुम मुझसे मोहब्बत ना करती, मैं तुम्हें हाथ भी ना लगाता। लेकिन तुम जिस उम्र में हो, इस उम्र में कुछ बेहूद सी ख्वाहिशात होती हैं लड़कियों की, चाहे जाने की, हास होने की। मेरा तुम्हारी तरफ बढ़ता हर कदम इसलिए शदीद होने लगता है क्योंकि मैं तुम्हें अपने हर अमल से ये बताने की कोशिश करता हूँ कि मुझे तुम्हारी मोहब्बत की कदर अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा है। रेडी हो जाओ, हमें निकलना है रात होने से पहले। उसकी समात में ये सरगोशियाँ किसी इत्र की तरह गोलता हुआ इसे आज़ाद किए ना सिर्फ दूर हुआ, बल्कि देखते ही देखते कमरे से भी निकल गया, और इस पर से अपने फ़ैसले पर कायम रहना दोबर होने लगा। रोनी ठीक 5 मिनट बाद जिम के लिए हॉस्टल से निकलेगा, अपनी गाड़ी लेकर पहुँचो फ़ौरन। दिन से शाम तक का वक्त आया इसको रोनी का आता पता मालूम करने पर लग गया। अपने फ़ोन पर वो हटक से मुखातिब था, जबकि सोहान भी फरजाम साया के बंगले के इर्द गिर्द मौजूद अपने आदमियों के पास रवाना हो चुका था। हटक ने आयस की जानिब से इशारा मिलते ही गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। ठीक 4 मिनट में हटक अपनी गाड़ी लिए रोनी के हॉस्टल से ज़रा से फासले पर गाड़ी रोके, रुमाल पर क्लोरोफार्म की शीशी उलटकर मुहतात हुए सर के साथ ही बाहर निकल कर खड़ा हुआ। आयस उसके हॉस्टल से गेट के बाहर बनी आइसक्रीम शॉप के बाहर खड़ा, आइसक्रीम खाने के बीच गेट पर अपनी उकाबी नज़रें काढ़े हुए थे। जैसे ही वो 16 साल बाजार काफ़ी हैंडसम सा रोनी कंधे पर बैग डाले गेट से निकला, आयस ने ईयरफोन से मुसलसल राब्ते में मौजूद हटक को सिग्नल दिया। खुद आयस भी आइसक्रीम खाने के बाद उसका खाली बॉक्स वहीं लगे स्ट्रीट डस्टबिन में फेंक के पीछे ही लपका। जैसे ही रोनी सड़क मुड़ा, इस खाली सड़क पर जाकर किसी टैक्सी का इंतजार करने रुका। हटक ने बुरी चालाकी से ना सिर्फ उससे उसके हक में आगे से वो रुमाल सुंघाया, बल्कि कुछ ही सेकंड में वो इसे दबोचे आयस के मजीद करीब आकर रोक दी, गाड़ी में डाल गया। रोनी को बेहोश होने में कुछ लम्हे लगे। हटक ने मुस्कुराती आंखों से आयस को देखा। वो लोग रोनी को सीधा सुहान के वेयर हाउस ले पहुंचे और उसके हाथ पैर हटक ने रस्सियों से मजबूती के संग बांध दिया। अब शुरू होगा हमारा असल प्लान। आयस ने चमकती आंखें गैर मरई नुक्ते पर जमाते ही अपनी चीज़ में दूसरा फ़ोन निकाल कर सुहान का नंबर मिलाया। तुम्हारा काम शुरू होता है सुहान। आयस के हुक्म मिलने की देर थी कि सुहान ने हुक्म की तामील करते काल काटी और अपने तमाम लोगों को फायर्स करने का इशारा किया। एक लम्हे में चारों तरफ से होती गोलियों की यलगार पर बंगले के अंदर खलबली मची। निजामत के लिए जमील भी अपने लोगों के हमरा इस हमले की जवाबी कार्रवाई के लिए बाहर निकला, और फरजाम तक भी हमले की आवाज़ें पहुंची तो वो भी डर कर अपने कमरे से बाहर निकला। हु डेयर टू अटैक माई हाउस? फरजाम की दार पर उसके गार्ड डोर के सामने आए। हर किसी की रंगत से पीट पड़ चुकी थी। इस कदर तेज़ और शदीद फायरिंग थी कि जमील भी बच बचाता हुआ वापस अंदर आया तो फरजाम साया का ताप देख दानिस्ता मुख्तात हुआ।
वो तादाद में बहुत ज़्यादा हैं सर, अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं, हमारे कई आदमी मारे जा चुके हैं। वो लोग यकीनन साहिर को ढूंढने आए हैं। जबील को अपनी जान के लाले तब पड़े जब फरजाम ने लपक कर उसका गिरेबान चकरा। फायरिंग तो वाते से जारी थी, कैसे कैसे पता चला नहीं कि साहिर जिब्रान यहाँ है। अब किसने गद्दारी की, कौन है वो हरामजादा। फरजाम ने गोया जमील की गर्दन दबाई। वो तो उसकी सांस रुकी, तभी रहम खाते से बख्शा जो खांसता हुआ कई कदम दूर जाते कितना कितना संभला। उससे का वक्त नहीं है सर, क्या करना है ये सोचे जमील ने मुकाबिल के गजब की परवाह के बिना तंबीह की, जबकि पल पल सुहान के लोगों को फायरिंग करते रहना। फरजाम जैसे बुजदिल की पैन गीली करने वाला था, इसे सहमे डरे वहशी तासुरात से साफ यहाँ था फायरिंग। लगता है मेरी मदद आ गई, अब तेरी सॉफिर की सजा दिए बिना तो मैं भी नहीं जाने वाला। फरजाम साया साहिर ने जब बाहर होती हलचल पर कान दरवाजे से लगाए तो इस फायरिंग की दमक महसूस हुई। जबकि इंतकामी तेवर लिए वो दरवाजे को पूरी कुव्वत से मरोड़ने लगा। बाहर खड़े दोनों गार्ड ने जब दरवाजे के अंदरूनी तरफ होती छेड़खानी महसूस की तो फौरी दरवाज़ा खोलते अंदर आए, मगर साहिर ने पर्दों में लगे लोहे के डंडे को पहले ही निकाल कर हथियार की सूरत जकड़ रखा था। जैसे वो दो अंदर आए, दोनों के सर पर पूरी कुव्वत से वार किया और इन्हीं में से एक की गन उठाकर लौट के साहिर वो लोहे की सलाब भी वहीं फेंक के कमरे से निकल गया। जबकि सोहान के लोगों से फायरिंग का सबब पूछने को जमील ने ही अपना एक आदमी सालसी बनाकर बंगले के गेट से बाहर भेजा। सोहान ने इस आदमी को बाहर निकलता देखे अपने लोगों को इस तरफ फायरिंग करने से रोका। माइक स्पीकर इस आदमी के हाथ में था। वट डू यू पीपल वांट, तुम लोगों को क्या चाहिए। इस आदमी की आवाज़ सोहान समेत चुपे हर इस आदमी ने सुनी। वी वांट साहिर जिब्रान बैक अलाइव एंड वेल, अदरवाइज फरजाम साया एंड एवरी वन ऑफ हिज मैन विल डाई। हमें साहिर जिब्रान जिंदा और सलामत वापस चाहिए, वरना फरजाम साया उसका हर आदमी मरेगा। सोहान ने उसके सवाल का जवाब दिया तो जो इसे आर्डर था, इसके तहत फिर से फायरिंग शुरू हुई, जिसका मतलब था साहिर जिब्रान तो उनको मरकर भी नहीं मिलेगा। सोहान ने भी अपने लोगों को वापस एक्टिव किया, जबकि साहिर काफ़ी सारे भूलभुलैयों की मानद कॉरिडोर बोर करता हाल ही की तरफ बढ़ रहा था जब एक फरजाम के ही आदमी ने इसे देखते ही गन तानी। गन पर साइलेंसर था। साहिर ने इसे अपने हाथ वाली गन फौरी अपनी पैंट की पिछली तरफ घुसाई, जबकि झपट कर जब इस आदमी से गन छीनने लगा तो इस बीच ट्रैगर दबा। खून की गहरी नाभि छींटे साहिर और उस आदमी के चेहरे तक गए। दोनों की आंखों की पुतलियां ठहरी, मगर फिर देखते ही देखते वो दूसरा आदमी वहीं ज़मीन पर गिरा और चंद सांस लेते दम तोड़ गया। एक लम्हा साहिर जिब्रान के हाथ कँपाए और अछूत की तरह इसने वो गन ज़मीन पर फेंक दी और अपनी गन निकाले वापस मोहतात हुए आगे बढ़ने लगा। कहाँ थे तुम मुहिब, सारा दिन ना ब्रेकफास्ट ना लंच ना और तो और वो शाम तक वापस बलोच हवेली आया और आते ही लान में टहलती जोए से सामना इजाब पर तनाव लाया। वो उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही सर सा देखकर इसे खामोश करवा गया। मैं कंदील आपा को कहकर गया था तुम्हारा ख्याल रखने को, नमाज तुम्हारे साथ पढ़ने को, सो काम होते हैं, मुझे अब घर थोड़ी बंद कर रह सकता। वो बरहमी से इसे देखता अंदर जाने लगा, मगर उसका हाथ पकड़े बेहतियार रोक गई। लेकिन माँ तो तुम्हें कहकर गई थी मेरा ख्याल रखने को। क्या तुम सुबह के लिए नाराज़ हो मुझसे? दोबारा नहीं कहूँगी, गले लगने का आई प्रॉमिस। महब की साहिर के सब परेशान होने के तहत यहाँ की ताहट ना जाने क्यों जोए को दुख दे गई। तभी तो वो जंबे से पलटा और जोए को देखने लगा, जो वो मुश्किल आंसुओं को रोके हुए घबराई नज़रों से इसे ही देख रही थी। तुम ठीक हो? स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही हो? मैंने कहा क्या कि हफ़ा हूँ? एंड वाई यू रिएक्ट लाइक दिस? मोहिब के नरमी से पूछने पर वो कुछ ना बोली, बस जबर और तकलीफ के संग फौरी ही नज़र झुका ली। पूरा दिन गुजर गया मोहिब, पूरा दिन। जानते हो कितने घंटे होते हैं? मेरे पास कुछ करने को भी नहीं था। मैं इससे पहले वो कुछ कहती, मोहिब ने इसे नरमी से पकड़े अपने गले लगाकर उसके सारे सवाल जवाब रद्द करते हुए पूरे दिन की थकावट उतार दी। तुम मुझे याद भी नहीं कर सकती थी फारिग औरत? अगर तुम मुझे याद करती तो मुझे भी 10-12 छींके आ जाती और मैं दौड़ा दौड़ा हवेली आ जाता, पर तुम हो ही पौड़। इस लड़की की धड़कन महसूस करने पर बहुत बेकरार था, क्योंकि एक बार दिल मिलाकर वो मुहिब के मरे जज्बात भी जिंदा कर चुकी थी। वो मुहिम मुँह में बड़बड़ाया, जबकि पौड़ पर वो फौरी से पड़े धकेल कर रूबरू आई। तुम हो गए पौड़, इसका मतलब भी कचरे जैसा ही है ना? वो पहले से बोलकर फिर मतलब कन्फर्म करती। मुहिब को मुस्कुराने पर उकसा गई। कचरा रानी का दिमाग कचरे में ही अटका है अभी तक। इससे पहले उस बौने मजाक पर उसका सर फाड़ दी। मुहिब फौरी अंदर घुसा। कंदील ने दोनों को साथ आता देखे नरमी से शाम की चाय के लिए पूछा तो मुहिब ने सर हिलाया, और जब तक चाय बनी वो जोए के साथ वहीं लाउंज में ही बैठा। तुमने वाकई मिस किया। उसके पास ही ज़रा फासला बनाकर उसकी सिम रोक के बैठी तो मुहिब ने कुशन जकड़े शरारती से अंदाज में टेक लगाया। कन्फर्मेशन ली, थोड़ा सा ज़्यादा किया। वो झूठ ना बोल सकी। मुहिब ने कुछ देर उसकी अपने सबब चमकती आंखें देखी और फिर न जाने क्या हुआ कि उसका हाथ अपने हाथ में थाम बैठा। जोए ने चौंक कर नज़र चुकाई तो मुहिब के हाथ में अपना हाथ देखकर इस खूबसूरती पर फिदा हुई। मुझसे अपने जज्बात भूल कर भी मत छोड़ना, मैं इन्हें संभालने में बहुत कच्चा हूँ। उसके जुमले की तंबीह पर जोए ने उसका हाथ दोबारा देखा। ज़रूरी नहीं हर बार रिजल्ट एक जैसा हो, एक जैसे नामों वाले सब बुरे नहीं होते। वरना चाहते हुए भी अपने लहजे की हसरत ना छुपा सकी। ना तुम बुरी हो ना तुम्हारा नाम। जोए मीन्स लविंग एंड केयरिंग। वो अपने नाम का मतलब पहली बार जानकर खिलखिला दी। वो यही चाहता था। सच में वो शो होती मुस्कुराई तो मुहिब ने सर हिलाया, फिर वो हंसी गायब हो गई। अगर मुझे तुमसे प्यार हो गया मुहिब, तो ये पूछना उसके लिए आसान ना था, ना किसी भी और लड़की के लिए होता। मुहिब ने उसकी आंखों में देखा जहाँ इस सवाल का जवाब दर्ज था। हर आते जाते से अच्छी लड़कियों को प्यार नहीं होता। नाउ यू आर गुड गर्ल। वो फौरी नज़र चुराने लगा, मगर वो जान गई वो इसे टाल कर गया है। तभी उसका मिन्नत भरे अंदाज में हाथ जकड़े रोक गई।
आता जाता मत कहो, उसको बताओ प्लीज़, अगर मुझे तुमसे प्यार होता है तो मैं इसके बाद क्या करूँगी? ये बस एहतियात के लिए पूछ रही हूँ। वो कहते हैं ना, एहतियात इलाज से बेहतर है। वो उसके सवाल से परेशान हुआ था, प्यार हो जाए तो क्या किया जाता है? उसे पता होता तो वो उतना कर चुका होता। तुम्हें मुझसे प्यार नहीं होगा, मैं नहीं होने दूँगा। अब से नो हग नो चिपका चिपकी। वो उसके कुछ भी हाँकने पर इस बार उसका गिरबान जकड़ के इसे इस फजूलियात से रोकती। जब करीब से रखाई तो दोनों की आंखें फिर से आन मिली। पहली बार वो उसके होंठों की महमिली उदास खुशबू से मुतारिफ हुआ। दिल पागल होने लगा इस दस्तरस और नज़दीकी पर। सीने की जंग आलूद दीवारें तोड़कर मचल उठा। तुमसे प्यार हुआ ना तो इसकी वजह कोई फिजिकल टच नहीं होगा, तुम्हारी आंखें होंगी जिसने जब जब इनको देखा, इनमें ऐसा दुख नजर आया जो मुझे ही नजर आने के लिए बना है। मुझे जिस दिन तुमसे वो प्यार हो गया, मैं इस दिन वापस चली जाऊंगी, तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। आई प्रॉमिस। तुम अपनी वाली जोए से ही प्यार करते रहना। इसे ये सब कहे वो एक नज़र उसकी आंखों पर डाली, उसका गिरबान छोड़ती उठी और वहाँ से चली गई, जबकि मुहिब की आंखों ने बेताबी से उसका गुम होने तक ताक़ुब किया। दिल अपने मुकाम से हिला गई थी वो, बल्कि पूरे मुहिब बलोच को एक लम्हे में तस्हीर कर गई थी। खुदा खैर करे। जारी है। अब ज़रा संजीदा किस्म का एक्शन हो जाए। डोंट वरी, रोमांस का तड़का लगता रहेगा बीच में। तो कैसी लगी कि ज़रूर बताइएगा, और चैनल सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं 52 एपिसोड में, जो बहुत ही ज़्यादा मज़े की होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।